हेलो एवरीवन। चैप्टर 5 कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हमेशा काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और अभी हम बहुत शॉर्ट में आपके सामने इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सेक्शन 18 की बात करें, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज़। द पार्टीज शैल बी ट्रीटेड with equality and each party shall be given a full opportunity to present this case, which means इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे कह रहा है शैल, तो फुल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा दोनों को सेक्शन 18 में। देन वी हैव 19 रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होंगे। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो किसी भी तरीके से बाउंड नहीं है, शैल नॉट बी बाउंड बाय द कोड ऑफ सीपीसी 1908 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रोविजंस से बाउंड नहीं है। और पार्टीज़ जो हैं वो अग्री कर सकती हैं प्रोसीजर पे टू बी फॉलोड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन कंडक्टिंग इट्स प्रोसीडिंग्स। मान लीजिए अगर पार्टीज़ ने 19 क्लॉज 2 के अंदर 19 क्लॉज 2 के अंदर किसी भी तरह का अग्रीमेंट नहीं किया, अग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रूल्स, अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो इसमें क्या होगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकती है, सब्जेक्ट टू दिस पार्ट कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, अपने हिसाब से रूल्स बना सकती है जो भी उसको क्या लगेगा अप्रोप्रिएट, राइट। फिर अगर ये कौन सा आर्टिकल में पावर है, तो सेक्शन 19 क्लॉज 3 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स के पास पावर है कि वो कोई भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो बना सकती हैं। और सब सेक्शन 3 के अंदर इनकी जो पावर है उसमें वो किसी भी तरह से एडमिसिबिलिटी, रेलेवेंस, मटीरियलिटी एंड वेट ऑफ एनी एविडेंस को भी बना सकती हैं। तो यानी सेक्शन 19 क्लॉज 3 और सेक्शन 19 क्लॉज 4 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स के पास डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर कब एक्टिव होगी, ये डिस्क्रिशनरी पावर तभी एक्टिव होगी जब पार्टीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तब, राइट। पार्टीज हैवेंट अग्रीड। अच्छा, पार्टीज के पास किस सेक्शन के अंदर पावर है कि पार्टीज डिसाइड कर सकती हैं, तो पार्टीज आर फ्री अंडर सेक्शन 19 क्लॉज 2। तो 19 क्लॉज 2 के अंदर पार्टीज के पास पावर है, सेक्शन 19 क्लॉज 3 और 19 क्लॉज 4 के पास किसके पास पावर है, दैट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स के पास पावर है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर की, सेक्शन 19। वेरी इंपॉर्टेंट दिस सेक्शन इज, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे ऑल द टाइम, सो रिमेंबर द एसेंशियलिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। क्लियर हुआ, ग्रेट। नाउ कमिंग टू प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, दैट इज सेक्शन 20। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से सबसेक्शन 3 से बनते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंस हम ज़्यादा देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं यहाँ पे। पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। देखिए यूजुअली क्या होता है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन या प्लेस ऑफ सूट अगर हम बोलें तो वो कहाँ पे रहता है, सीपीसी के हिसाब से जहाँ पे डिफेंडेंट ऑर्डिनरली रिसाइड करता हो या डिफेंडेंट कंडक्ट क्या करता हो अपना बिजनेस, राइट। सीपीसी में हमने सिविल प्रोसीजर कोड में जो सूट का एरिया है वही देखा है। तो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन में क्या ये चीज़ लगेगी कि नहीं लगेगी, दैट्स द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड हियर। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि पार्टीज जो है आप आपस में सहमति से डिसाइड कर सकती हैं। अगर मान लीजिए पार्टी ए है उसका बिजनेस दिल्ली में है, राइट, और पार्टी बी है उसका बिजनेस मुंबई में है, तो यहाँ पे लिखा है आर फ्री टू अग्री ऑन द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। तो क्या दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड कर सकती हैं, कैन दे पर्टिकुलरली म्यूचुअली डिसाइड दैट प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो जबलपुर होगा, क्योंकि दिल्ली वाला दिल्ली में और मुंबई वाला मुंबई में, तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के लिए बात कर सकता है, लेकिन जबलपुर होगा क्या, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्यों आता है, वाई दिस पर्टिकुलर सिटी इज इंपॉर्टेंट, देखिए क्योंकि अगर आर्बिट्रल अवार्ड जो है, अगर आर्बिट्रल अवार्ड है, मान लीजिए अगर उसको पास कर दिया गया, आर्बिट्रल अवार्ड को पास कर दिया, लेट अस इमेजिन दैट, और आर्बिट्रल अवार्ड को पास करने के बाद उसको चैलेंज करना है ना, तो सिविल कोर्ट के पास आना पड़ता है। अब ये सिविल कोर्ट किस जिले की होगी, ये सवाल आएगा। अब सिविल कोर्ट जिस जिले की होगी वहां पे सीपीसी लगेगा,
सिविल प्रोसीजर कोड लगेगा, वो वापस हमको इस जगह पे लेके जाएगा डिफेंडेंट वाली बात पे। मन में सवाल तो आता ही है कि आर्बिट्रेशन एक्ट में प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन के ऊपर किस तरह से चीज़ें डिसाइड की हैं। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हैं यहाँ पे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, है ना? तो अब ज़रा इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट विल रीड इट लाइन बाय लाइन, क्लॉज बाय क्लॉज, कि ये जो क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है कि यार क्या डिफेंडेंट की जगह पे होगा या प्लेंटिफ की जगह पे होगा, या दोनों म्यूचुअली कहीं और पे प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस पॉइंट को अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिए। Failing any agreement referred in subsection 1, the place of arbitration shall be determined by the arbitral tribunal, having regard to the circumstances of the case, including the convenience of the parties. अब आपके दिमाग में जब भी आपने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देखा, whenever you heard the word arbitral tribunal, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? What is that? Can you imagine? आप एक कोर्ट इमेजिन कर रहे हैं ना, that this is a particular court, right? यहाँ पे इंसाफ मिलेगा अपने को। ऐसा नहीं होगा। इट इज़ नॉट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब है द बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड, द पर्सन्स, दे आर द कोर्ट। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब भी आप कभी वर्ड इमेजिन पढ़ें तो आप एक कोर्ट और बिल्डिंग इमेजिन ना करें, रादर आप पर्सन्स इमेजिन करें जिनको आपने अपॉइंट किया है, राइट? तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे जब बात कर रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यहाँ पे क्या कर सकता है, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज, the arbitral tribunal can decide the arbitration place only when the parties have not agreed, right? parties ने अगर सेक्शन 20 क्लॉज 1 के अंदर किसी तरह का अग्रीमेंट अगर नहीं किया है तो सेक्शन 20 क्लॉज 2 के अंदर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो शैल वर्ड यूज कर रहा है। शैल कौन डिटरमाइन करेगा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिटरमाइन करेगी। यू विल रिमेंबर दिस एस्पेक्ट। तो इसको अपनी कॉपी में एज इट इज लिखिएगा। अभी हमने सेक्शन 19 सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 2 के अंदर हमने रीड किया था। मैंने यहाँ पे क्लॉज बोला होगा, सॉरी फॉर दैट, माई फाउल यूजेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी। इट इज नॉट you can say clause, it is subsection, right? Because then these are the, you can say subsection, and then this is clause 1 and sub clause A. So you can see over here, like अगर हम बात करें sir what is the confusion in this particular diction part, so section 17 subsection 1, right, clause 1 sub clause A, that is how it will be read, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने अगर क्लॉज 2 क्लॉज 3 बोला है तो वो गलत है। क्लॉज 2 क्लॉज 3 नहीं होगा, इट विल बी सेक्शन 19 क्लॉज 2, सेक्शन 19 सबसेक्शन 2, सेक्शन 19 सबसेक्शन 3, सेक्शन 19 सबसेक्शन 4। अगर आपको कुछ और भी तरीका पता है बोलने का तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन पे अब हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन में हमने यही देखा कि पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, फेलिंग एनी एग्रीमेंट रिफर टू इन द सबसेक्शन 1। अगर पार्टीज ने अग्री नहीं किया तो सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखते हुए और कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज को देखते हुए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइड कर लेगी। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग सबसेक्शन ये देखिए दिखा है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज, अगर पार्टीज ने कुछ और प्रायर अग्रीमेंट कर रखा है तो वो लगेगा यहाँ पे। अदरवाइज मीट एट एनी प्लेस, किसके बारे में बात कर रहा है, कौन? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में मीट एट एनी प्लेस इट कंसीडर्स एप्रोप्रिएट फॉर कंसल्टेशन अमंग इट्स मेंबर्स फॉर हियरिंग विटनेसेस, एक्सपर्ट्स और पार्टीज, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, गुड्स और अदर पार्टी। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे सामने? एक कंपनी है, सपोज देयर इज दिस कंपनी ए, राइट, देयर इज दिस कंपनी ए बॉक्स बिल्डिंग जैसी, and there is this company B, ठीक है? अब इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है, दोनों के बीच में रिलेशंस हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस, इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है। तो ये दोनों मिलके एक व्यक्ति को 3 एक्चुअली अपने आर्बिट्रेटर्स चूज करते हैं। अब ये आर्बिट्रेटर्स जो हैं, ये कंपनी ए लेट से मुंबई की है
और ये कंपनी बी जो है इस लेट्स से दिल्ली की है। अब आर्बिट्रेटर्स एक्सपर्ट हैं तो कोई फर्म हो सकती है जो बैंगलोर बेस्ड है, राइट। तो आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो अपना बैंगलोर क्यों छोड़ेंगे? वो कंपनी ए को बोलेंगे मेक योर रिप्रेजेंटेशन हियर, कंपनी बी को बोलेंगे मेक योर रिप्रेजेंटेशन हियर, बिकॉज आई एम वेल सूटेड विद बैंगलोर। और द कंपनीज में ऑल्सो म्यूचुअली अग्री कि भाई कहीं इनको अच्छा होटल करा देते हैं अहमदाबाद में, क्योंकि वहाँ पे हम दोनों का कॉरपोरेट ऑफिस है, तो उस होटल में जाके आर्बिट्रेशन हो सकता है। बोलिए। तो यहाँ पे यही प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन का क्लॉज 3 जो है, और सॉरी सब सेक्शन 3 जो है, वो इस तरह की चीज़ों को अलाउ करता है, बिकॉज कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे ये आप सब सेक्शन 3 को ऐसे याद रखिएगा कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है अगर उसको कन्वीनियंट लगता है तो वो कहीं पे भी मिल सकता है टू डिसाइड द मैटर, टू अंडरस्टैंड बेसिकली amongst its members what, to understand एक्सपर्ट्स एग्जामिन करना हो, विटनेस एग्जामिन करना हो, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करना हो, गुड्स या कुछ भी, तो सभी सारा एविडेंस जब कुछ है, हियरिंग विटनेस भी कर रहा है, सुनवाई भी कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है ना? तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर 5 में हमने अभी तक सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 जो है डिस्कस कर लिया। अब कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एक है कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स आखिरकार शुरू कब होती हैं, ये एक पॉइंट है आपके सामने। और दूसरा यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। तो सेक्शन 23 तक हम अभी क्या है इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 24 को अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, सेक्शन 23 तक हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे बने रहिएगा हमारे साथ। और 21 की अगर हम बात करें तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की शुरुआत कब होती है, तो यहाँ पे सिंपल भाषा में आपसे कह रहा है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की शुरुआत तब होती है जब आर्बिट्रल एक आर्बिट्रेशन करने का जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे पक्ष तक पहुँच जाए, राइट, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज। इसमें भी है कि पार्टीज के बीच में कोई प्रायर अग्रीमेंट अगर है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कब से शुरू मानी जाएंगी, क्योंकि इसका ये लोग एक दूसरे से कॉस्ट निकालते हैं ना, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में एक दूसरे से कॉस्ट भी निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट कॉमेंसेस ऑन द डेट on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received by the respondent. So there is this you can say respondent में there are two parties, let's say A and the other is B. So applicant अगर है यहाँ पे the one who is applying for arbitration, applicant, इसने मान लीजिए एक लेटर पोस्ट किया, एक लेटर जो है वो पोस्ट किया किसको, बी को, जिसमें आर्बिट्रेशन, लेट्स रिफर टू आर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन की बात कर रहा है, और ये लेट्स से लेटर पोस्ट किया है 12 अक्टूबर को, और ये लेटर इसको रिसीव हुआ है 14 अक्टूबर को। तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की शुरुआत कब से मानी जाएगी, 12 अक्टूबर से या 14 अक्टूबर से? तो यहाँ पे वर्ड है रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट, जो दूसरी पार्टी है वो रिस्पोंडेंट है, तो 14 अक्टूबर से आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की शुरुआत जो है वो मानी जाएगी। अब क्योंकि ये सब आज क्या डिजिटल दौर ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो वी हैव द फैसिलिटी ऑफ ईमेल्स, वी हैव द फैसिलिटी ऑफ व्हाट्सएप। तो यहाँ पे भी आपको देखना रहेगा जिस दिन रिसीव हो गया, ठीक है, जिस दिन रिसीव हो गया यानी आपने सेंड कर दिया ईमेल, सामने वाले पक्ष को रिसीव हो गया, बस मान लिया जाएगा कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स क्या हो चुकी हैं, कमेंस हो चुकी हैं, राइट। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, तो ये आपको याद रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लैंग्वेज की बात करें। अब लैंग्वेज में आर्बिट्रेशन में दूसरी कंट्रीज़ हो सकती हैं, बाहर कंट्रीज़ की बाहरी कंपनीज़ भी हो सकती हैं, तो लैंग्वेज में क्या बात होगी? तो लैंग्वेज में कहते हैं यहाँ पे कि द पार्टीज़ आर फ्री टू अग्री अपॉन द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड, एक से ज़्यादा लैंग्वेज, वन और मोर लैंग्वेजेस आर परमिसिबल, ठीक है, यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है वन और मोर लैंग्वेज आर परमिसिबल। फेलिंग एनी एग्रीमेंट रिफर टू इन सबसेक्शन 1 द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल determine the language or languages to be used in the arbitral proceedings. The
agreement or determination unless otherwise specified shall apply to any written statement by a party, any hearing, any arbitral award, any decision or other communication by the arbitral tribunal. दोनों मान लीजिए पार्टीज ए हैं, पार्टीज बी हैं. लेट्स से ये फ्रेंच बोलती है एंड लेट्स से ये इंग्लिश पार्टी बोलती है. ठीक है, और यहाँ पे 3 आर्बिट्रेटर्स हैं जिन्होंने अपनी लैंग्वेज डिटरमाइन कर ली. किस चीज़ में? लेट्स से हम डिस्कस करेंगे. ये आर्बिट्रेटर स्पेनिश हैं, ये स्पेनिश बोलते हैं. तो आर्बिट्रेटर्स ने डिसाइड किया कि एग्रीमेंट क्या होगा, स्पेनिश भाषा में होगा पूरा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स. तो ए फ्रेंच बोलता है, बी इंग्लिश बोलता है, तो क्या होगा? तो फिर यहाँ पे क्लॉज 4 आपके रेस्क्यू पे आ जाएगा, सबसेक्शन 4 रेस्क्यू पे आ जाएगा. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शैल बी अकम्पनीड बाय अ ट्रांसलेशन इनटू द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज और डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यहाँ पे ये बोल सकता है पार्टी ए को कि फ्रेंच को किस में ट्रांसलेट करिए, फ्रेंच को ट्रांसलेट करिए स्पेनिश में, और इस पार्टी को भी बोलेगा कि इंग्लिश को ट्रांसलेट करिए स्पेनिश में for arbitral proceedings, and subsequently the arbitral award also will be translated into the languages of the parties. Otherwise क्या है, parties mutually agree कर लें, parties mutually agree कर लें language के लिए. इंटरनेशनल में प्रॉब्लम होता है, इंटरनेशनल में ये वाला जो सेक्शन है वो अपने लिए रोल प्ले करेगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि बड़ी ही फ्रीडम है यहाँ पे. किसके पास? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास. पार्टीज़ ने प्रायरली एग्री कर लिया तो ठीक है, पार्टीज़ ने अगर प्रायर कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यहाँ पे आपको आज़ाद तरीके का दिखाई देता है कि वो अपने हित के हिसाब से कुछ भी डिसाइड कर सकता है. अब अगेन यही पार्टीज़ में लैंग्वेज अगर ऐसी है जो कि इनकन्वीनियंट है, किसके लिए? पार्टीज़ के लिए टू अंडरस्टैंड. तो एक बात बताइए, जस्ट बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज़ वेग, क्या हम आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करा सकते हैं? क्या हम आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करा सकते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो दोनों पार्टीज़ के समझ नहीं आती? बोलिए क्या आपको लगता है? तो इसके लिए हमारे पास एक सेक्शन है पर्टिकुलरली, वहाँ से बहुत सवाल आते हैं, एंड दैट इज़ योर सेक्शन नंबर 34. जहाँ पे अक्सर हमने क्वेश्चंस देखे हैं सेक्शन 34 में. एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, रिकॉर्ड्स टू अ कोर्ट अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड may be made only by an application for setting aside such award in accordance with subsection 2 and subsection 3. अब arbitral award may be set aside by a court only if party making the application establishes on the basis of the record of the arbitral tribunal that the party was under some incapacity, the arbitration agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it to, failing any indication thereon under the law for the time being in force, the party making application was not given proper notice of the appointment of an arbitrator, arbitral proceedings, or otherwise unable to present his case. The arbitral award deals with a dispute not contemplated by, not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration. इसका मतलब पार्टीज़ ने ऐसी चीज़ों में आर्बिट्रेशन करवा लिया जहाँ पे एग्रीमेंट ही नहीं था कि ऐसे मुद्दों को हम आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलझाएंगे, राइट? तो बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे. द कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और द आर्बिट्रल प्रोसीजर वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज अनलेस सच एग्रीमेंट वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम विच द पार्टीज कैन नॉट डेरोगेट, फेलिंग सच एग्रीमेंट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद दिस पार्ट, राइट? B. The courts finds the subject matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law. The arbitral award is in conflict with the public policy of India. Then, other than this, you will also, for the awareness of any doubt, it is clarified an award is in conflict with the public policy of India only if the making of the award was induced, affected by fraud, corruption, violation of section 75, section 81, contravention with fundamental policy of Indian law, it is in conflict with the most basic notions of morality or justice. अब बस बहुत ही ओपन एंडेड है, बहुत ही ओपन एंडेड है. यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं कोर्ट्स इसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे सेट असाइड ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात की जाती है. अब सेक्शन 34 तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज अगेन उसको हमें जजमेंट्स के थ्रू ही डिस्कस करना पड़ेगा, तभी वो जो सेक्शन है 34 वो इट विल मेक सेंस टू यू. सो यहाँ पे आपने देखा अभी तक सेक्शन 18, सेक्शन 19. सेक्शन 18 ने बात की इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज़ की, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ को बराबर ट्रीट किया जाएगा. 19 में डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर की बात की. 19(1) में कहा था कि
सीपीसी और एविडेंस एक्ट के रूल्स से बाइंडिंग नहीं है, बाउंड नहीं है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और पार्टीज़ जो हैं वो कोई भी प्रोसीजर एग्री कर लेती हैं। 19 सब सेक्शन 3 में कहा कि पार्टीज़ ने अगर एग्रीमेंट नहीं किया तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है अपने हिसाब से प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करेगा, और 19 सब सेक्शन 4 में कहा गया कि फिर वो एडमिसिबिलिटी, रेलेवेंसी और एविडेंस भी एक तरीके से ले सकता है। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन के बाद आया सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 में सब सेक्शन 1 में पार्टीज़ को पावर दी है कि आप अपना प्लेस एग्री कर लीजिए। सब सेक्शन 2 में कहा है 20 के कि अगर पार्टीज़ के पास ये एग्रीमेंट नहीं है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा, पार्टीज़ की कन्वीनियंस को ध्यान में देखते हुए केस टू केस बेसिस पे जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है वो डिसाइड करेगा। सब सेक्शन 3 में कहा गया कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स को लगता है कि वो कहीं और मिल सकते हैं तो वो कहीं भी मिल सकते हैं। ये चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। फिर सेक्शन 21 की बात करें तो प्रोसीडिंग कब से, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कब से शुरू हो जाती हैं, जब उसका इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो भी है वो रिस्पोंडेंट के पास रिसीव हो जाए। लैंग्वेज की बात करें तो पार्टीज़ आपस में कोई भी लैंग्वेज डिसाइड कर सकती हैं। अगर पार्टीज़ ने लैंग्वेज नहीं डिसाइड की तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो लैंग्वेज डिसाइड करेगा, और उस केस में वो सभी रिटर्न स्टेटमेंट में, सभी हियरिंग में, आर्बिट्रल अवार्ड में, किसी भी डिसीजन में, किसी भी कम्युनिकेशन में एप्लीकेबल होगा। और अगर कन्वीनियंस के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ट्रांसलेशन में भी कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 22। सेक्शन 23 की बात करें, स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस विद इन द पीरियड ऑफ टाइम अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, राइट, और डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, है ना। The claimant shall state the facts supporting his claim, what are the points at issue, and relief or remedy sought. So, first of all, whatever are the facts supporting his claim, that has to be told. In what? The claimant statements, right? Second, the points at issue, and third, the relief sought. All the three components have to be there, and along with this the respondent shall state his defense in respect of these particulars, and these particulars only, which means whatever is in the statement of claim, whatever is in the statement of claim of what, of a party, right, उसी के कंटेक्स्ट में रिस्पोंडेंट क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस अपना लगाएगा। और ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, ये सेक्शन 23 में दिया हुआ है। कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 23 में दिया हुआ है। अब क्या ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम अपना चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा सब सेक्शन 3 जो है ये कहता है कि ईदर पार्टी में अमेंड और सप्लीमेंट हिज क्लेम और डिफेंस, यानी कि सेक्शन 23 के सब सेक्शन 3 में अमेंडमेंट की बात की गई है या सप्लीमेंट्स की बात की गई है, ठीक है। अमेंडमेंट्स और सप्लीमेंट्स किए जा सकते हैं, कैन बी डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनलेस द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसीडर्स इट इनएप्रोप्रिएट टू अलाउ द अमेंडमेंट और सप्लीमेंट हैविंग रिगार्ड टू द डिले इन मेकिंग इट। मान लीजिए कि अगर अमेंडमेंट्स जो हैं ये काफ़ी लेटर स्टेज में किए गए, ठीक है, या एक टाइम पीरियड दिया था जिसके बीच में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने कहा था कि अगर आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस या स्टेटमेंट ऑफ क्लेम चेंज करना है तो इस टाइम पीरियड में आप करिए, और डिले हुआ तो उसी ग्राउंड पे क्या कर सकता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को इनअप्रोप्रिएट कह सकता है, राइट। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास थोड़ी सी वाइड पावर्स हैं यहाँ पे। और सब सेक्शन 2 में द पार्टीज मे सबमिट विद देयर स्टेटमेंट्स व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स दे कंसीडर टू बी रेलेवेंट और मे ऐड अ रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट्स और अदर एविडेंस दे विल सबमिट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनको सबमिट कर रहे हैं किसके साथ, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के साथ या स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के साथ, वो एट द मोमेंट भी कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये नोटिस करनी है, वो एट द मोमेंट भी कर सकते हैं या अपने स्टेटमेंट्स में कह सकते हैं कि फ्यूचर
फ्यूचर डेट में, अभी नहीं है उनके पास, फ्यूचर डेट में वो अपना एविडेंस पेश करेंगे। तो दोनों चीज़ें की जा सकती हैं सबसेक्शन 2 के अंदर, ये याद रखिएगा। अब देखिए 2A जो है अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया 2016 में। तो 2016 में अमेंडमेंट किया गया जहां पे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में बात की गई है। क्या? सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। अब आपको पता है रूल 8 है किसका? सीपीसी का, जो काउंटर क्लेम के बारे में बात करता है और सेट ऑफ की बात करते हैं। सीपीसी में है ये, सिविल प्रोसीजर कोड। तो काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम होता है कि एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को बचाने के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को बचाने के लिए अगर पार्टी सेम है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को बचाने के लिए दो पार्टीज हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी ए कहती है कि इस प्रॉपर्टी पे उसका कब्जा है, हिस्सा है। पार्टी बी कहती है कि इसी पर्टिकुलर क्लेम, इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में पार्टी बी कहती है कि यहां पे उसका राइट जो है वो किसी डिफरेंट तरीके से है अगेंस्ट ए, इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। तो काउंटर क्लेम हो सकता है। और एक्चुअली काउंटर क्लेम प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलाउ होता है क्या? प्रॉपर्टी पे अलाउ होता है ना। और इसमें आप कैसे इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, अभी थोड़ा सा एग्जैक्टली डिफिकल्ट है। अब इसके एग्जैक्ट एग्जांपल्स के लिए सीपीसी का पर्टिकुलर इंस्टेंस आपको देना पड़ेगा। बट काउंटर क्लेम होता है कि उसी सूट के लिए, उसी सूट में ए का बी के अगेंस्ट कोई राइट है और बी कह रहा है कि मेरा ए के अगेंस्ट कोई राइट है, तो वो काउंटर क्लेम होता है। सेट ऑफ यूजली मनी के क्लेम में होता है। मान लीजिए ए ने कहा कि मुझे बी से 10,000 रुपये लेने थे और अभी बी कह रहा है कि मैंने भी ए को एक टाइम पे 5,000 रुपये उधार दिए थे, तो ये क्या हो जाएगा? अगेंस्ट दोनों के सेट ऑफ हो जाएगा। ये भी सीपीसी में दिया हुआ है। तो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में यहाँ पे बात की जाती है किसमें? 2A में, जिसमें कहता है कि द रिस्पोंडेंट इन सपोर्ट ऑफ हिस केस में ऑल्सो सबमिट काउंटर क्लेम और प्लीड अ सेट ऑफ विच शैल बी एडजुडिकेटेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ओनली। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखना। कौन कर सकता है अपना काउंटर क्लेम? रिस्पोंडेंट इन सपोर्ट ऑफ हिस केस मे ऑल्सो सबमिट अ काउंटर क्लेम or plead a set off which shall be adjudicated upon by the arbitral tribunal if such counterclaim or set offs fall within the scope of the arbitration agreement. Are you getting this? Scope of the arbitration agreement में होना चाहिए। उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे काउंटर क्लेम और सेट ऑफ जो है वो मांगा जा सकता है। ये 2016 में अमेंडमेंट से जोड़ा गया। क्लियर रहेगा आपको? तो ये सेक्शन 23 के 3 सबसेक्शंस हैं। सबसेक्शन 4 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सबसेक्शन 4 में द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 6 months। 6 months, सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 with respect to statements, with respect to statements किसका? ऑफ क्लेम ऑफ डिफेंस। इस तरह के नोट्स आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे सिंगल लाइन के, तो आप इसको ऐसे ज़रूर लिखिएगा कि 6 months का टाइम पीरियड कहाँ? सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 में दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस में। कब से? फ्रॉम द डेट द आर्बिट्रेटर और ऑल द आर्बिट्रेटर्स एज द केस में बी रिसीव्ड नोटिस इन राइटिंग ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। और यहाँ पे आप नोट करेंगे डेट जो कंसीडर की जाएगी, तो नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट रिसीव्ड बाय आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स। आर यू गेटिंग दिस? तो 6 महीने के अंदर में जिस दिन नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट रिसीव हो गई, मान लीजिए लेट्स से 23 अगस्त को, 23 अगस्त को एक नोटिस आ गई किसके पास? लेट्स से दिस पर्सन के पास। इस पर्सन के पास नोटिस आ गई कि आपको आर्बिट्रेटर की तरह हम अपॉइंट कर रहे हैं, उसके से लेके 6 महीने तक, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 23 फेब तक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंस क्या हो जाना चाहिए? शैल बी कंप्लीटेड। ये याद रखिएगा यहाँ पे।
ठीक है, और इस चीज़ को किसको ध्यान में रखना रहेगा? ऑब्वियसली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को इस चीज़ में ध्यान में रखना रहेगा। और ये देखेंगे आप, ये 2019 के में जोड़ा गया है, सबसेक्शन 4 2019 में जोड़ा गया है, यानी स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड लिमिटेशन, स्टैट्यूटरी टाइम लिमिटेशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए नहीं कर पाए, लेट्स से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंस जो है वो पूरा नहीं कर पाए 6 महीने के अंदर अंदर, तो क्या होगा? उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट आपको यहां पे सेक्शन 25 में डिफॉल्ट ऑफ पार्टी में समझाया है। उसका इफेक्ट क्या होगा? द क्लेमेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स। तो 2019 में आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, और इस अमेंडमेंट में टाइम लिमिटेशन लगाया गया है। कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट कर दिया गया है? तो ये ऊपर आपने देखा था सेक्शन 23, तो सेक्शन 23 में अमेंडमेंट करके, है ना, सेक्शन 23 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 जोड़ा गया। और कितना टाइम पीरियड लगाया है? 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स में अगर क्लेमेंट जो है, जो क्लेम कर रहा है, वो अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम नहीं जमा कर पाया, तो प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगी? टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक, और अगर रिस्पोंडेंट अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं कम्युनिकेट कर पाया, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा? प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू रखेगा, शैल कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स विदाउट ट्रीटिंग दैट फेलियर इन इटसेल्फ एज एन एडमिशन, है ना, फेलियर इन इटसेल्फ एज एन एडमिशन, यानी कि क्लेमेंट ने जो भी बातें कही हैं, डिफेंस ने अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं रखा है, तो रिस्पोंडेंट ने, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है? वो एडमिट कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम को। और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल हैव द डिस्क्रिशन to treat the right of the respondent to file such statement as having been forfeited, यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के डिस्क्रिशन के ऊपर है। हो सकता है कि वो बाद में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, मान लो अगर जस्ट कॉज दे दे, कौन? जस्ट कॉज शो कर दे, कौन? रिस्पोंडेंट, कि वो इस वजह से अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं रख पाया, तो किसके पास डिस्क्रिशन है? क्या डिस्क्रिशन है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास कि वो अलाउ कर दे? दैट अलाउस, बोलिए, डिस्क्रिशन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास यस एब्सोल्युटली है। कौन से सब सेक्शन में दिया हुआ है? तो सब सेक्शन 25, सेक्शन 25 के क्लॉज बी में दिया हुआ है, विच हैज टू बी रेड विद सेक्शन 23, सेक्शन 23 सब सेक्शन 1, राइट, हैज टू बी रेड विथ सेक्शन 23 सब सेक्शन 1। इसीलिए दोनों सेक्शंस को हम क्या कर रहे हैं? साथ में पढ़ रहे हैं, 23 और 25 को, राइट। अभी पर्टिकुलरली हम सारे केसेस को अलग से डील करेंगे। विल डील ऑल द केसेस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट सेपरेटली। once the particular act is completed, then we shall be taking up all the recent judgments and we shall be discussing upon them as well, right? A party fails to appear at an oral hearing or produce any documentary evidence, the arbitral tribunal may continue the proceedings and make the arbitral award on the evidence before it. Clear है? तो सेक्शन 25 के क्लॉज सी में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी पार्टीज़ ने ओरल हियरिंग में नहीं आ पाए, क्योंकि ओरल हियरिंग का डेट अभी हम देखेंगे कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है, या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का डेट था, कोई एविडेंस का डेट था, नहीं कर पाए, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है? फ्री है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज फ्री टू पास एन आर्बिट्रल अवार्ड। सेक्शन 25, सेक्शन 25 क्लियर हुआ? अब यहाँ पे सेक्शन 24 है, हियरिंग्स एंड रिटन प्रोसीडिंग्स के बारे में बात कर रहा है। अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज, ठीक है, ये तो हर जगह रहता ही है। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड वेदर टू होल्ड ओरल हियरिंग्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस और फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट, और whether the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials। यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या तो पार्टीज खुद से एग्री कर ले, हमेशा देखिएगा प्रायर एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पार्टीज ने अगर एग्रीमेंट नहीं किया तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा? शैल,
ये बताएगा कि वेदर वो पूरा मामला ओरल आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे लेने वाला है या सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे लेने वाला है। यानी कि पर्सनल प्रेजेंस जो है, पर्सनल प्रेजेंस पार्टीज़ की जो है वो ज़रूरी है या नहीं है, सेक्शन 24 इसके बारे में आपको बताता है। और सब सेक्शन 1 के अंदर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ये डिस्क्रिशन दिया गया है, पार्टीज़ अगर एग्री नहीं करती हैं तो। Provided that the arbitral tribunal shall hold oral hearings at an appropriate stage of the proceedings on a request by a party, unless the parties have agreed that no oral hearing shall be held. What it is indicating? So it is indicating to us that arbitral tribunal के पास again ये भी discretion है कि वो क्या कर सकता है, oral hearings को एक प्रॉपर स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स में अलाउ करे पार्टीज़ के रिक्वेस्ट करने पे। अदरवाइज पार्टीज़ ने अगर डिस्कस पहले से एग्री कर रखा है कि कोई ओरल हियरिंग नहीं होगी तो कोई ओरल हियरिंग होगी ही नहीं। विच मीन्स अगेंस्ट कब करानी है ओरल हियरिंग, ये भी डिस्क्रिप्शन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब सब सेक्शन 2 की बात करें, द पार्टीज शैल बी गिवन सफिशिएंट एडवांस नोटिस ऑफ एनी हियरिंग एंड ऑफ एनी मीटिंग ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, गुड्स और अदर प्रॉपर्टी के लिए। बट नेचुरल सी बात है, सामने वाली पार्टी को तो हम समय तो देंगे ही देंगे, राइट। शैल बी गिवन सफिशिएंट एडवांस नोटिस, याद रखिएगा नोटिस का कोई टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं बताया है। एडवांस नोटिस का कोई टाइम पीरियड एज सच अभी हमें सेक्शन में नहीं देखने को मिलता है, राइट। अब सिर्फ सेक्शन 23 में सब सेक्शन 4 में 6 महीने के टाइम पीरियड की बात की थी, लेकिन 25 में डिफ़ॉल्ट ऑफ पार्टी में किसी टाइम पीरियड की बात नहीं की है। सेक्शन 24 में भी किसी टाइम पीरियड की बात नहीं की है। नोटिस के कंटेक्स्ट में कोई टाइम पीरियड नहीं बताया है। ऑल स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स और अदर इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू एप्लीकेशंस मेड टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बाय वन पार्टी शैल बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टीज। जाहिर सी बात है, सारा जो अपना डॉक्यूमेंट्स है, स्टेटमेंट, एक तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस था, उसके साथ साथ अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसका अपना एक एविडेंशियरी वैल्यू है, राइट, जो भी आपने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को सबमिट किया है, इन्फॉर्मेशन सप्लाई की है, वो सब आप दोनों पार्टीज आपस में शेयर करेंगी, दोनों पार्टीज़ को जाएगा। और अगर कोई एक एक्सपर्ट रिपोर्ट है, कोई एविडेंशियरी डॉक्यूमेंट है जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिलाई कर रहा है, तो वो दोनों पार्टीज़ को शेयर किया जाएगा। सेक्शन 24 सब सेक्शन 3। सो ये वाला जो चैप्टर 5 है, इसमें इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस हमने सेक्शंस डिस्कस किए अलॉन्ग विथ इलुस्ट्रेशंस। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज से स्टार्ट होता है, फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर, फिर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, देन 21 में कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कब से होगा, जब से पता है कि अपने को रिस्पोंडेंट का क्या है, रिस्पोंडेंट को नोटिस रिसीव हो जाता है, तब से होता है। रिस्पोंडेंट को नोटिस रिसीव हो जाता है तब से, ठीक है। क्या स्टार्ट होती है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। लैंग्वेज में अब हमने देखा, देन स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस हमने देखा, देन हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स हमने देखा, और सेक्शन 25 डिफॉल्ट ऑफ पार्टी देखा। इसमें टाइम पीरियड क्या था, 6 महीना। 6 महीने में अगर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं आया तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट करने की बात कही गई है। अगर नहीं करते हैं तो सेक्शन 25 आएगा जहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे प्रोसीडिंग्स को। 2019 में ये चीज़ क्या है, जोड़ी गई है। सो दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी फ्रॉम द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट चैप्टर 5, एंड अपेरेंटली दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट चैप्टर 5 से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत स्टेटमेंट बेस्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसलिए हमने सेक्शन 20 चैप्टर 5 को डिस्कस किया। अभी सेक्शन 26, सेक्शन 27 इसका हमें डिटेल में डिस्कस करना है। काफ़ी बड़ा ही सेक्शन है अपने आप में, आप दोनों को देखेंगे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसको समझना रहेगा, इसीलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं।